उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन। सदन में आज 11,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट किया जाएगा पेश। सरकार को सदन में विपक्ष ने घेरने की बनाई रणनीति। सीएम धामी ने दिए निर्देश, अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसी का नहीं होगा उत्पीड़न। लैंड जिहाद पर जारी रहेगी कार्रवाई। देहरादून में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। गढ़वाल कमिश्नर ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ की बैठक। वार्ड में तत्काल फॉगिंग करने के दिए निर्देश। बागेश्वर में हुआ भीषण सड़क हादसा। कैंपर वाहन 100 मीटर गहरी खाई में गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। लगातार कार्रवाई कल भी जारी रही। आज भी कई सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी, मंथन की जाएगी और साथ ही साथ अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। 11,000 करोड़ से अधिक का यह अनुपूरक बजट आज पेश किया जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक आ सकता है। सरकार को सदन में विपक्ष ने घेरने की रणनीति भी बनाई है। तो देहरादून विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज विधानसभा में लगातार कल की तरह चर्चा जारी है। सदन में आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 11,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पेश होगा। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक आ सकता है आज सदन में। सरकार को सदन में विपक्ष ने घेरने की रणनीति भी बनाई है, तो वहीं सरकार पक्ष ने भी जवाब देने की पूरी रणनीति बना रखी है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कई सारे विषयों पर आज चर्चा की जाएगी। सदन का काफी अहम दिन आज माना जा रहा है, क्योंकि आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 11,000 करोड़ से अधिक का यह अनुपूरक बजट होगा। इसी के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक भी विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसी के साथ ही सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाई है विपक्ष ने, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी जवाब देने की पूरी रणनीति बना ली है। आज सदन में सभी दिग्गज विधायक और मंत्री मौजूद रहेंगे, क्योंकि बेहद अहम आज का ये दिन बताया जा रहा है विधानसभा सत्र की दृष्टि से, क्योंकि आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण भी उसका विधेयक पेश हो सकता है। सरकार को सदन में विपक्ष ने घेरने की पूरी रणनीति बनाई है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी जवाब देने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। काफी हंगामेदार और धमाकेदार आज का विधानसभा सत्र हो सकता है। विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। 11,000 करोड़ से अधिक का यह अनुपूरक बजट होगा। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक आ सकता है। सरकार को सदन में विपक्ष ने घेरने की रणनीति बनाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय से जान लेते हैं क्या कुछ हलचल इस वक्त देहरादून में देखी जा रही है। विनय, जिस तरह से हम जानते हैं कि 2 अहम कार्य आज विधानसभा में होने वाले हैं, एक तो अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और साथ ही साथ क्षैतिज आरक्षण का जो विधेयक है वो भी पेश किया जा सकता है। दोनों ही विषयों पर आज चर्चा की जाएगी, लेकिन हम पहले चर्चा करते हैं अनुपूरक बजट के बारे में। क्या कुछ खास रहेगा इस बजट में? जी शायद देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, ऐसे में जो है आज ये सत्र हंगामेदार भी जो है यहाँ पर रहने वाला है। और इस दौरान यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर अनुपूरक बजट है वो भी यहाँ पर पेश किया जाएगा, जिसको खुद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो है यहाँ पर पेश करेंगे। और 11,000 करोड़ का जो ये अनुपूरक बजट है ये यहाँ पर पेश किया जाना है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा यहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों की अगर बात की जाए तो राज्य आंदोलनकारी का जो यहाँ पर 36% जो 10% का जो इनका आरक्षण है उस पर भी जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि उसको जो है किस तरीके से यहाँ पर पेश किया जाए। जी
विनय, ये तो बात हुई जो दो विशेष कार्य आज होंगे। इसके अलावा विपक्ष ने काफी तैयारी कर रखी है कि किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरना है, और क्या लगता है इन दो विधेयकों के लेकर, जो क्षैतिज आरक्षण है और दूसरा जो अनुपूरक बजट है, दोनों ही पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष का समर्थन कहां तक मिलता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सर, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने बीते दिन भी जो है यहाँ पर जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसकी समय सीमा जो है बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर अपनी बात रखी थी, और उन्होंने कहा था कि जो समय सीमा विधानसभा सत्र की है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जो प्रश्नकाल जो है वो यहाँ पर इस दौरान यहाँ पर पूरे नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर अगर विपक्ष की भी यहाँ पर बात की जाए तो विपक्ष लगातार जो है यहाँ पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, और विपक्ष जो है यहाँ पर कई ऐसे बड़े मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ पर आज बात कर सकता है, हंगामा कर सकता है, और कई जो मुद्दे हैं उनको यहाँ पर विधानसभा में रखा जा सकता है। जी मैंने जिस तरह की हम जानते हैं कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार इस बात को कई कार्यक्रमों में कहते नजर आते हैं कि हमें शहीदों को और आंदोलनकारियों को सम्मान देना है। उत्तराखंड की सरकार लगातार उनको सम्मान देने के लिए प्रयासरत है, और इसी के क्रम को जारी रखते हुए राज्य आंदोलनकारियों को 10% जो क्षैतिज आरक्षण विधेयक की दिया जा रहा है, तो उससे क्या लगता है आपको, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है आंदोलनकारियों का, वो कहीं ना कहीं संतुष्ट होगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो जो प्रदेश सरकार है लगातार उत्तराखंड के हित में कार्य करती हुई यहाँ पर नजर आती है। वहीं अगर बात की जाए राज्य आंदोलनकारियों की, उनके क्षैतिज आरक्षण को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो है राज्य आंदोलनकारी इस बात से यहाँ पर जो है सहमत भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्योंकि अब जो यहाँ पर विधानसभा में जिस तरीके से अनुपूरक जो बजट है वो भी यहाँ पर पेश किया जाना है, 11,000 करोड़ का जो बजट है वो यहाँ पर पेश किया जाएगा, जो कि तमाम कई विभागों को जो है यहाँ पर दिया जाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो राज्य आंदोलनकारी जो है लगातार उनके सम्मान की अगर बात की जाए तो उनको उत्तराखंड सरकार लगातार जो है सम्मानित भी समय समय पर करती आई है, और किसी भी यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर जो देखा जाए तो उत्तराखंड के हितों के लिए जो है उत्तराखंड सरकार जो है यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। जी धन्यवाद विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां पर बागेश्वर में 100 फीट गहरी खाई में वाहन जा गिरा। आपको बता दें हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सुपी पतिया सार के करीब यह हादसा हुआ, जहां पर कपकोट तहसील की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर 100 मीटर गहरी खाई में वाहन जा गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सुपी पतिया सर के करीब यह हादसा बताया जा रहा है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, पुलिस का अमला भी मौके पर मौजूद है। बागेश्वर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वाहन 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सूपी पतियासार के करीब यह हादसा हुआ। बचाव कार्य में जुटे रहे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अमला। बागेश्वर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 100 फीट गहरी खाई में जा गिरा वाहन। बचाव कार्य लगातार जारी रहा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर प्रशासनिक अमला और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। बागेश्वर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह के कई हादसे सामने आ चुके हैं, जहां पर वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जहां जहां संवेदनशील स्थान है, जहां से रास्ते हैं और उसी के पास अगर खाई है, तो कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग की या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने की ज़रूरत है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बागेश्वर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि एक वाहन 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, क्या वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे? क्या इस तरह से सड़क पर बैरिकेटिंग नहीं थी कि वाहन जो है हादसे का शिकार हो गया? जी बताना चाहेंगे कि बागेश्वर जिले में कल उपचुनाव भी था, तो उसमें मतदाता मत भी दे रहे थे उसी टाइम शाम के समय में, और एक वाहन वहां से नीचे 100 फीट करीब नीचे 100 फीट से ज्यादा ही है वो, उसके नीचे गहरी खाई में गिरने के कारण 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम उनको रेस्क्यू करके उसके बाद पता चला कि ये लोकल के ही है, उसी क्षेत्र के लोग थे, जहां कुछ वोटिंग करके कुछ घर को जा रहे थे। तो इसी टाइम, और जो सुरक्षा की बात की जा रही है इसमें, तो सुरक्षा ऐसी है कि रोड के किनारे कोई
पहले ये डिवाइडर या वो जो पाइपें लगते हैं वो चीज नहीं थी वहाँ पर। और जो शासन और प्रशासन का कहना है कि इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और इसमें जो देखने का विषय है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में हर मोड़ हर बैंडों को चौड़ा करना और उस पर डिवाइडर भी बनाना बहुत अनिवार्य है। इसको निराधार करते हुए जिला प्रशासन ने बताया है कि इस पर कार्रवाई भी की जाएगी, जो भी इसमें ठेकेदार हैं और जिन्होंने भी ये कार्य किया है। जी मनोज, आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से बार बार इस तरह के हादसे अगर होते हैं तभी प्रशासन अगर इस ओर ध्यान नहीं देता तो ये प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, इस ओर ध्यान देना चाहिए, उस सुरक्षा के कहीं ना कहीं इंतजाम होने चाहिए और जहां इंतजाम है वहां बढ़ोतरी होनी चाहिए। हाँ जी, बताना चाहेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे, जो इसमें तो एक तो पहली बात है कि इसमें चौड़ीकरण का बड़ा मामला आता है। चौड़ीकरण कम होने के कारण भी गाड़ियां अनियंत्रण होती है और जो अनियंत्रण के कारण है वो गहरी जो बिल्कुल स्लाइडिंग रोडें हैं तो उसमें बहुत नीचे गहरी खाई में जाके वो जो 3 लोगों की मौत हुई है पिछले अभी इसी 6 महीने के अंदर करीब करीब ऐसे कई घटनाएं बागेश्वर जिले में देखने को मिली है। कभी कपकोट में देखने को मिली है, कभी गरुड़ में देखने को मिला है, कभी जिले मुख्यालय में भी देखने को मिले हैं ऐसी घटनाएं कि कभी भी अनियंत्रण जो ये शासन प्रशासन का जो मामला है, जो ये ठेकेदार है ये काम को बरोबर नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी अनदेखी भी हो रही है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और शासन इसमें अनदेखी भी कर रहा है। जी धन्यवाद मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश के उद्योगपतियों से भी इन्वेस्टमेंट जुटाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों ने कवायदें भी शुरू कर दी हैं। गढ़वाल कमिश्नर और उद्योग सचिव विनय शंकर पांडेय ने हरिद्वार में उद्योगपतियों से चर्चा कर उनके सुझाव मांगे, साथ ही उद्योगपतियों की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। बात है एमएसएमई कितने आते हैं और वो कितने, क्योंकि रोजगार तो एमएसएमई जनरेट कर रहा है। बड़ी कंपनी तो करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट के आदमी 200 आदमी भी अपॉइंट नहीं करती। एक एमएसएमई छोटी 10 करोड़ की कंपनी भी 50-70-100 आदमियों को अपॉइंट करती है। तो प्रदेश का भला तो छोटी कंपनियों के आने से होगा। 200 से 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट, बड़े इन्वेस्टमेंट से प्रदेश की जनता का उतना भला नहीं होने वाला। तो वो अब डिपेंड करेगा कि भाई कितने लोग आते हैं और कितने लोग इनकी आश्वासन के इंतजार में आते हैं, बजट के ऊपर आते हैं और गवर्नमेंट क्या वायदे करती है और उन वायदों को कितने दिन में पूरा करती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर मंथ में होनी है, उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने यहाँ के अपने इंडस्ट्रीज़ के लोगों से बातचीत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट ये मत है कि हमारी जो इस प्रदेश के अंदर के इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। सबसे पहले हमें उनके पास जाना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनका निराकरण करना है। हमारी हाल फिलहाल में जो पॉलिसीज़ आई हैं हम उनको उनसे अवगत कराएं। और ये बड़ा अच्छा मुझे यहाँ का फीडबैक मिला, काफ़ी लंबी बातचीत हुई और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोगों ने 50,000 करोड़ की ग्राउंडिंग का जो लक्ष्य रखा है इन्वेस्टर समिट प्रारंभ होने से पहले, यहाँ के हरिद्वार के जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनमें से काफ़ी लोगों ने सहमति दी है कि वो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट वो करेंगे। चंपावत में बाराकोट ब्लॉक के रेगांव आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रेणु के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने गांव में जन जागरूकता रैली निकाली, साथ ही नौनिहालों को पौष्टिक आहार बांटा गया। रेगांव फर्स्ट में पोषण माह का आयोजन किया गया, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे तथा अन्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई। आंगनबाड़ी रेगांव फर्स्ट में पोषण माह का आयोजन किया गया, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे तथा अन्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई। बागेश्वर उपचुनाव में मतदान संपन्न हो चुके हैं, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वोटरों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। बता दें कि बागेश्वर विधानसभा सीट बीते 26 अप्रैल को पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद से खाली हुई थी, जिसके बाद आज मतदान हुआ, जबकि 8 सितंबर को मतगणना होगी। फिलहाल चुनावी रण में उतरे 5 उम्मीदवारों का भाग्य आज ईवीएम में कैद हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राज्य में अतिक्रमण हटाओ की मुहिम के विरोध में उपवास रखने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के पुत्र का आकस्मिक निधन होने के बाद उपवास स्थगित कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालचंद शर्मा को पुत्र शोक हुआ है। उनके पुत्र का दुखद परिस्थितियों में दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। अब ये उपवास आगामी 9 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस की अनुमति से लेकर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अतिक्रमण हटाओ के नाम पर छोटे दुकानदारों, युवाओं और बेरोजगारों का उत्पीड़न कर रही है। सहयोगी कांग्रेस के मजबूत सिपाही श्री लालचंद को पुत्र शोक हुआ है। उनके ज्येष्ठ पुत्र की बड़ी दुखद परिस्थितियों में दिल्ली में हॉस्पिटल में मौत हुई है। उसका समाचार अभी मिला हमको, तो हमने श्रद्धांजलि सभा में बदल दिया। और अब ये उपवास जो है, जो अतिक्रमण के नाम पर पहाड़ों में सारे राज्य के अंदर चिन्हीकरण का आतंक फैलाया गया है, उस आतंक के विरोध में हमारा ये मौन उपवास था। अब 9 तारीख को प्रदेश कांग्रेस की अनुमति लेकर के हम 9 तारीख को करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भाजपा मानसिक रूप से हार स्वीकार कर चुकी है। हताशा और बौखलाहट बीजेपी कभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फंसा रही है तो कभी चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक को ही निशाना बना रही है। करण माहरा ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय है। जनता पार्टी ने उपचुनाव में बागेश्वर में अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन, पूरी चंपावत चुनाव की तरह प्रशासन का मशीनरी का दुरुपयोग करने की भरसक कोशिश के बीच महेंद्र भट्ट का ये बयान 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो हार को कबूल करने के तरीके से, या फिर ईवीएम में गड़बड़ करी जाए और ये कहा जाए कि प्रभारी जो पर्यवेक्षक था वो हमारे साथ नहीं था और उसके बावजूद भी हम बड़े अंतर से जीते हैं या हम जीते हैं। ये दोनों में से एक बात हो सकती है, लेकिन ये पत्र ये जरूर कहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर, या तो बीजेपी बुरी तरीके से उस चुनाव को हार रही है या फिर वो कोई बड़ी गड़बड़ी करने की साजिश रच रही है। हल्द्वानी में पूर्व एसडीएम सुरेंद्र पाल सिंह के घर में हुई लाखों की चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी किए गए जेवर भी बरामद किए हैं। इसी को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी घर में पुताई का काम करने आया था और उसने घर में पूरी खोजबीन कर ली। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। जिसके आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से तलाश जारी की। इसमें धर्मेंद्र कश्यप युवक पकड़ा गया है। इसके ऊपर 3 बंदे पहले से हैं और 1 कंपनी का। इसने पूछताछ के दौरान बताया कि इसमें चंपावत जिले में शिक्षक दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया। वहीं जीआईसी लोहाघाट, बीआरसी लोहाघाट में महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस को काफी धूमधाम से भव्य तरीके से मनाया गया। जीआईसी लोहाघाट में प्रधानाचार्य श्याम दत्त चौबे की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के चित्र में द्वीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। वहां मौजूद छात्र छात्राओं को उनके जीवन, महान व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। शिक्षक और शिक्षिका बहनों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। विभिन्न प्रतियोगिताएं खेलकूद से लेकर शारीरिक से लेकर के कराते रहते हैं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समस्त शिक्षक और शिक्षिका बहनों को कि उन्होंने भी मुझे इस लायक समझा कि अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया, प्रतिभाग करने का मौका दिया मुझे भी, और इन लोगों से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी शिक्षक और शिक्षिका बहन हैं सभी सम्मान के हकदार हैं, और मैं आशा करता हूं कि आगे को भी ऐसी प्रकार आप अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण में कार्य करते रहें, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लक्सर क्षेत्र में नारकोटिक्स पुलिस विभाग और ड्रग्स विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में ड्रग्स विभाग ने लक्सर सहित खंडजा, कुतुबपुर और बहादुरपुर खादर के अलावा सुल्तानपुर क्षेत्रों में छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान अनीता भारती ने बताया कि क्षेत्र में लगातार प्रतिबंधित दवाइयों के बिकने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
और एसओजी टीम, एंटी नारकोटिक की जो टीम है, उन्हें कुछ शिकायतें मिली थी नारकोटिक को लेके, और उसके साथ साथ स्पूरियस दवाइयों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे विक्रय हो रहा है। तो उसी के चलते यहाँ की लोकल पुलिस के साथ यहाँ पे सुल्तानपुर और बादरपुर और पूरा ये लक्सर क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा है मेडिकल स्टोर का, कि जो है नारकोटिक दवाइयों के रिगार्डिंग, और कुछ दवाइयाँ जो कि स्पूरियस दवाइयाँ जो दुकानदारों द्वारा ली जा सकती हैं, उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी नारकोटिक दवाइयाँ बिना पर्चे के नहीं देंगे, और साथ ही जब भी कोई दवाइयाँ खरीदेंगे तो पहले उसका लाइसेंस वेरिफिकेशन करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि चंदन रामदास का जाना हमारे लिए बड़ी क्षति है। बागेश्वर की जनता के लिए उनके अधूरे कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। परंपरा है, जो सिस्टम्स हैं, पहले दिन निधन के आदेश होते हैं, और आप सबको जानकारी है कि हमारे बहुत ही प्रिय कंडोलेंसेस हुए हैं, जिसमें सभी माननीय सदस्यों ने अपना श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे आदरणीय चंदन रामदास जी, जिनका पिछले दिनों निधन हुआ था, और उसके बाद विधानसभा सत्र आज प्रारंभ हुआ, तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगी और अन्य साथियों ने, ये सभी लोगों ने उनको याद किया। निश्चित रूप से पूरा सदन उनके निधन से बहुत दुखी है। सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, और सबकी भावनाओं को माननीय अध्यक्ष जी को आग्रह किया कि उनकी भावनाएं उनके परिवार तक पहुंचाएं। हमारे माननीय चंदन रामदास जी वर्तमान विधानसभा के सदस्य भी थे। ऐसे ही हमारे 2 बार के विधायक रहे कुंवर सिंह नेगी जी, जिनका निधन भी मई 2023 में हुआ। मेरे समेत तमाम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और लगातार सवाल जवाब का दौर भी जारी है। सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही साथ अन्य कई कार्य भी किए गए। आपको बता दें, 3 दिन में कैसे पूरे होंगे 614 प्रश्न, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा की जाएगी। मुद्दों को लेकर हम चाहते हैं कि सरकार सदन में अपनी बात को रखे, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी, हमारा धर्म है कि जनता की आवाज को हम बल दें। लेकिन सरकार, जैसा मैंने कहा, सवालों से बचना चाहती है। सरकार कह रही है कि माननीय उच्च न्यायालय का डायरेक्शन है, निर्देश है, लेकिन हमारा कहना है कि अच्छा होता सरकार विधेयक लाती, सरकार कानून बनाती, सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में जाती, और जो अतिक्रमण के नाम पर जिस तरह से उजाड़ने का प्रयास हो रहा है उस पर रोक लगाती, तो ये लोकप्रिय सरकार कहलाती। लेकिन सरकार की नीयत और सरकार की मंशा उचित नहीं, ठीक नहीं है। इसी को लेकर हमने सदन का सत्र को बढ़ाने का आग्रह किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।